नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रगत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। आज सवाल यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सामने हार माननी पड़ी है? ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर के पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। दावा है कि ईरान किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं था और खून के बदले खून की जिद पर अड़ा था। लेकिन चीन और रूस के दखल के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने 14 दिन की शांति के लिए मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है। लेकिन ट्रंप अचानक क्यों झुक गए हैं? सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिरकार ट्रंप को क्या हुआ, उन्होंने क्यों स्टेप बैक किया है। इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि इसके पीछे FBI की एक खुफिया रिपोर्ट है। कहा यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट ने ट्रंप के होश उड़ा दिए थे और अगर ईरान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो अमेरिका के अंदर कत्लेआम मच सकता था। इस सीज फायर के बाद ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अमेरिकी गलियारों में उनकी कुर्सी जाने की चर्चाएं बल्कि और ज्यादा तेज हो गई हैं। आलोचकों का कहना है कि इस युद्ध से ट्रंप को सिवाय फजीहत के कुछ हासिल नहीं हुआ है। सुपर पावर की साख मिट्टी में मिल गई। सवाल ये कि क्या ये ट्रंप की सत्ता से बेदखली की शुरुआत है या फिर 2 हफ्ते बाद कोई बड़ा तूफान आने वाला है। जिस सुपर पावर अमेरिका की धमक से दुनिया कांपती थी, क्या आज उसे झुकना पड़ा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध में 2 हफ्ते का ब्रेक तो लगा दिया है, लेकिन सवाल भी कई सारे खड़े कर दिए हैं। उसमें सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये शांति का पैगाम है या फिर ट्रंप की सत्ता का अंत है। FBI रिपोर्ट ने ट्रंप की दरअसल नींद उड़ा दी है, जिसके बाद सीज फायर ने अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला दिया है। इसी पर 2 पंक्ति है कि वक्त की गर्दिशों का किसे मलाल है, कुर्सी खतरे में है, ये तो वक्त का ही जंजाल है। कल तक जो कहते थे कि दुनिया मुट्ठी में है हमारी, आज उनके ही वजूद पर उठ रहा ये सवाल है। ये सीज फायर कोई आसान समझौता नहीं था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई शुरू में किसी भी कीमत पर खून के बदले खून की मांग पर अड़े थे। ईरान का कहना था कि ये युद्ध का अंत नहीं है। अब आपको मिडिल ईस्ट जंग में सीज फायर की पूरी पिक्चर समझा देते हैं कि आखिरकार ये सीज फायर हुआ कैसे है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, जोश में अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने के लिए कह दिया, लेकिन ईरान ने जब पलटवार करना शुरू किया तो उसके इंतकाम की आग ने अमेरिका समेत 12 देशों को अकेले धूल चटा दी। अमेरिका के फाइटर जेट रहे, एयर डिफेंस सिस्टम रहे, उन तक को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद हथियारों की कमी हुई और ट्रंप ने आगे से आकर के सीज फायर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन ईरान के ऊपर भी तो खून सवार था, वो कहां राजी हुआ। और उसके बाद एंट्री होती है चीन की। शी जिनपिंग ने ईरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा को मनाया, इसके साथ रूस ने भी अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद ईरान सीज फायर पर राजी हो गया। तो ये पूरी पिक्चर है, ये पिक्चर के किरदार है जिन्होंने सीज फायर की पटकथा लिखी है। लेकिन शुरुआत चीन की पहल और रूस के समर्थन के साथ हुई, जहां दोनों देशों को मना लिया गया है। और सीज फायर इसलिए भी उन्हें करना पड़ा है क्योंकि एक लंबा नुकसान वो अपना करवा चुके हैं और FBI की रिपोर्ट अलग कुछ बयां कर रही है। सवाल यह है कि जो ट्रंप कल तक ईरान को एक रात में खत्म करने की धमकी दे रहे थे, वो अचानक से क्यों गिड़गिड़ाने लग गए हैं? तो इसके पीछे FBI की वो गुप्त रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका के अंदर ईरानी स्लीपर सेल सक्रिय हो सकते थे और अमेरिकी सरजमी पर कत्लेआम मच सकता था। अब आपको FBI रिपोर्ट की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, जिसके कारण ट्रंप ने जल्द ही सीज फायर का रास्ता चुन लिया है। दरअसल FBI की जो रिपोर्ट आई है उससे दुनिया भर में US नागरिकों पर हमले हो सकते हैं, ये बताया गया। सैन्य ठिकानों, इमारतों पर ये हमले हो सकते हैं। US नागरिकों का अपहरण हो सकता है, हत्या संभव है, गोलीबारी हो सकती है और चाकू मार करके भी हत्या की जा सकती है। ये तमाम जो है FBI की रिपोर्ट्स में पहलुओं को शामिल किया गया था। इसके साथ साथ कहां पर हमलों की आशंका थी, जरा वो जान लीजिए। अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी नागरिक और अमेरिकी इमारतें, इसके साथ ही यहूदी संस्थान, इजरायली ठिकाने इनके निशाने पर थे। अब ये टारगेट किलिंग आखिरकार करते कैसे? गोली मार करके हत्याएं करते या चाकू से हमला करते या गाड़ी से कुचल सकते थे। जैसे ही ये FBI की रिपोर्ट आती है, वैसे हड़कंप मच जाता है
व्हाइट हाउस के अंदर। FBI की रिपोर्ट यह बता रही है कि अगर सीज फायर ना होता तो ईरान पर्दे के पीछे से अपने खतरनाक मंसूबों को कामयाब करना शुरू कर देता। और दुनिया जानती है कि ईरान के प्रॉक्सी हर जगह फैले हुए हैं और हमने अमेरिका में यह देखा भी था कि न्यूयॉर्क में किस तरीके से एक आवश्यक सेवा वाला ट्रक रनवे पर एंटर कर जाता है। बताया यह जाता है कि जिस हवाई जहाज के सामने वो आया था उसमें यहूदी सवार थे और उसमें मौत भी हुई, 2 मौतें हुई, पायलट और को पायलट की। इसे भी उसी घटना से जोड़ करके देखा गया था कि ईरान के जो प्रॉक्सी सक्रिय है उन्हीं का यह सब कुछ किया धरा है। प्रॉक्सियों से फिर से इस बार ट्रंप डरे और ट्रंप ने डर के मारे सीज फायर कर दिया। डरा रहे थे जिन्हें, वो आज खुद डर कर के बैठे हैं और बड़ी बड़ी बातों के गुब्बारे आज फटे हुए। रिपोर्ट ने ऐसा आईना दिखाया है ट्रंप को कि अब वो अपनी ही साख खो करके घर में बैठने के लिए मजबूर हो गए। ट्रंप के लिए अब स्थिति सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हो गई है, ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। सीज फायर के ऐलान के साथ ही ट्रंप के खिलाफ बगावत भी शुरू हो गई है। अब ये बगावत किसकी तरफ से की जा रही है जरा वो आपको बताते हैं। ईरान की धमकी, जिसके बाद ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए रिपब्लिकन पार्टी के अंदर दरअसल, और विपक्षी सीनेटर ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका में जगह जगह नो किंग्स, ट्रंप रिजाइन के नारे लग रहे हैं। दावा यह है कि किसी भी पल उनकी कुर्सी जा सकती है। अब आपको यह समझाते हैं कि कैसे ट्रंप को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ट्रंप को दरअसल राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है। 80 से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसद उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और ट्रंप की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महाभियोग लाने तक की तैयारी है। अगर महाभियोग लाता है तो क्या होगा? महाभियोग या 25वां संशोधन लागू करने की मांग तो पहले ही शुरू हो गई है और सीनेटर में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव इसके लिए पारित करना होगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी से हटाया जा सके। अब 25वां संशोधन क्या है? उपराष्ट्रपति को प्रभार मिल जाएगा। ये जरा आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का अगर निधन हो जाता है, दूसरा अगर राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है, तीसरा कार्य में अगर राष्ट्रपति असमर्थ पाए जाते हैं तो उस दौरान उपराष्ट्रपति को प्रभार सौंप दिया जाएगा। अब लेकिन ट्रंप से नाराजगी क्यों है? ईरान की पूरी सभ्यता को तबाह करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद से ही नाराजगी उनके अपने ही देश में देखने को मिलने लगी थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सीज फायर की स्थिति को बेहद नाजुक बता दिया है। इजराइल में भी इस समझौते को बड़ी विफलता माना जा रहा है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने युद्ध में खरबों डॉलर बर्बाद कर दिए हैं और हासिल कुछ नहीं किया। अब ट्रंप की हालत भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है, जहां फजीहत से बचने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर जो किया गया उसमें किसकी जीत और किसकी हार हुई है जरा वो भी तो समझना चाहिए। दरअसल अमेरिका का दावा है, अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। अमेरिका का दावा है, ईरान कह रहा है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी रहने वाला है। इन्होंने अपनी वो शर्त साफ तौर पर 10 सूत्रीय जो मांगे हैं उसमें लिखित तरीके से दर्ज भी करवा दी है। अमेरिका का दावा है कि अमेरिका की महान सेना ने ये कर दिखाया है इस सीज फायर पर। अमेरिका ये बड़ा दावा दरअसल कर रहा है। वही ईरान ये दावा कर रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान और ओमान का ही कब्जा रहने वाला है। अमेरिका कह रहा है कि 4 से 6 हफ्ते ही ऑपरेशन चलने का अनुमान हमारी तरफ से लगाया गया था, ये उनका दावा था। हॉर्मुज के लिए ईरान हर जहाज से फीस लेगा, ये कह रहे हैं, और पूरा इसके लिए खाका तक तैयार कर लिया गया है। बस वो उस बातचीत की टेबल पर आना है, लिखित में साइन करवाने हैं। अब अमेरिका ने कह दिया तो अब कौन ही आगे आएगा? इन 2 देशों ने मिल करके जो युद्ध शुरू किया उसमें पूरी दुनिया को घसीट लिया कि अब हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे उस पर अच्छा खासा फीस दे करके जाएंगे, टोल भर करके जाएंगे। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप का अनुमान था कि हम जीत दर्ज करेंगे और हमने वो जीत दर्ज कर ली है। हमारी 10 शर्तें मानना अमेरिका की मजबूरी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है।
हमारी 10 शर्तें माननी पड़ेंगी, मुख्य सैन्य उद्देश्यों को हमने हासिल कर लिया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की तरफ से कही गई थी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारे जितने भी सैन्य उद्देश्य थे वो हमने हासिल कर लिए हैं। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा दिया है। ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि नुकसान की भरपाई भी अमेरिका को ही करनी होगी। अपने अलग अलग दावे हैं, हर कोई खलीफा बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि मैंने इस युद्ध को शुरू करवाया, मैंने इस युद्ध को खत्म करवाया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सच दुनिया जानती है कि इन देशों ने मिलकर के पूरी की पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। सीज फायर पर अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं। मुस्तफा ने साफ कर दिया कि ये युद्ध का अंत नहीं, सिर्फ एक पॉज बटन है। रूस और चीन ने इस संकट में ईरान का साथ देकर के एक बात और साबित कर दी कि अमेरिका अब एकमात्र सुपर पावर नहीं रहा है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी फॉर्मूले ने ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये सीज फायर नहीं, ये ट्रंप की हार है। दरअसल अमेरिका की तरफ से समझौते का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ट्रंप उसमें फेल हो गए। ईरान अंतिम समय तक जिद पर अड़ा रहा कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए, लेकिन ट्रंप उसमें भी फेल हो गए। हॉर्मुज में ट्रंप की सेना पूरी तरीके से नाकाम रही। लोगों ने वहां पर ह्यूमन चेन बना दी कि देखते हैं अमेरिका किस तरीके से यहाँ पर हमला करता है, और अमेरिका कैसे हमला करता है, अमेरिका की खुद की इकोनॉमी हिल जाती। ट्रंप इस पर भी फेल रहे। ईरानी परमाणु प्रोग्राम अब भी बरकरार है और ये फिर से खुल करके मुस्तफा खामनेई की तरफ से कह दिया गया है कि हम यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे, और ये बात उन्हें माननी होगी। ट्रंप यहां पर भी फेल साबित हो गए। खामनेई की मौत हो गई। सत्ता परिवर्तन का जो राग अलापा गया था अमेरिका की तरफ से, वो भी पूरी तरीके से फेल नजर आता है, क्योंकि खामनेई के बाद उनके बेटे को उनकी सत्ता को ट्रांसफर कर दिया गया। ईरान पूरे अरब जगत को दहलाने में कामयाब रहा है और ट्रंप सुरक्षा देने में उस मिडिल ईस्ट को नाकामयाब रहे हैं, जिनकी तरफ से यह वादा किया गया था मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से कि आप इस युद्ध में मत उतरिएगा, हम ईरान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। लेकिन ट्रंप वहां पर फेल रहे। कुछ देशों ने तो आकर के अपना एस्टिमेट लगाना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है और अब कितनी नुकसान की भरपाई ईरान को उसके लिए करनी होगी। तो ये सिर्फ चीखम चिल्ली में ही लगे रहे, दूसरे देशों का भी नुकसान करवा बैठे। लेकिन ईरान ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। अकेले दम पर ही अमेरिका समेत 12 देशों को दहला दिया है। और दूसरी तरफ अमेरिका 40 दिनों की जंग में अरबों डॉलर का नुकसान करा करके बैठ गया, लेकिन ईरान फिर भी अजेय खड़ा रहा। ट्रंप ने बिना कुछ हासिल किए अपनी फजीयत करवा ली और सीज फायर कर दिया। थूक करके चाटने वाला काम किया है। एक रात में ईरान को खत्म करने का दावा करने वाले अब समझौते की मेज पर आ रहे हैं, और बातचीत क्या, वही घिसी पिटी पुरानी जो 3 दौर में पहले हुई थी। अब आपको बताते हैं कि युद्ध के 40 दिन में आखिरकार किसने क्या खोया और क्या पाया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीतिक कंट्रोल वाली स्थिति को वैसा ही रखा है। रिजीम चेंज का प्लान यूएस इजराइल का पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गया है। प्रॉक्सी नेटवर्क के साथ दमदार जंगी क्षमता ईरान की देखने को मिली, और ईरान अभी भी यही कह रहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले मत करो, वरना ये सब कुछ फिर से पानी में चला जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा नाकाम रहा है। हाँ, मारा, बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन उससे क्या, मुस्तफा खामनेई वापस से खड़े हो गए हैं कि मेरे पिता नहीं तो मैं रहूंगा यहाँ पर। रिजीम की पकड़ पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई मुस्तफा खामनेई के आने से। दूसरी तरफ मुख्य रणनीतिक लक्ष्यों में भारी नाकामयाबी हासिल हुई है यूएस से इजराइल को। न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम लगातार बरकरार है। जैसा उसने कहा था वो अभी भी वही कर रहा है, और वो ये कह भी रहा है कि हम अभी भी यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे। अमेरिका की सैन्य साख पर जरूर बड़ी चोट हुई है कि क्या हुआ, क्यों पीछे हटे। भारी मानवीय और सैन्य नुकसान ईरान को हुआ है, ये सच है। दूसरी तरफ यूएस के 15 सैनिक मरे हैं, 538 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। यहां पर हालांकि अच्छा खासा नुकसान हो गया है। 10 अप्रैल से समझौते वाली डील पर बातचीत शुरू हो जाएगी। आखिरकार इस 14 दिन के सीज फायर में ट्रंप ने अपनी रही सही साख भी मिट्टी में मिला दी है। युद्ध से ना ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका,
ना ही उसकी मिसाइल ताकत कम हुई, उल्टा मुस्तफा खामनेई और ज्यादा मजबूत होकर के उभरे हैं। क्या 2 हफ्ते बाद फिर से महाजंग शुरू होगी या ये ट्रंप के कार्यकाल का आखिरी अध्याय होगा? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, रक्षा विशेषज्ञ, विंग कमांडर आलोक सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ है प्रोफेसर ए.के. पाशा जी, पश्चिम एशिया विशेषज्ञ है डॉक्टर धीरज कोल, भू राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ थोड़ी देर बाद शुरू मैं अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मुझे ये बताया जा रहा है। डिबेट की करेंगे शुरुआत, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। खबर ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से बंद करने की बारी शुरू हो गई है ईरान की तरफ से। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। लेबनान में हमले के बाद ईरान ने यह कदम उठा लिया है। ईरान ने हॉर्मुज में फिर से आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की लंबी कतार लग गई है। लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब यह बड़ा कदम उठाया गया। और ईरान की तरफ से पहले से ही ये कहा जाता रहा कि जब तक आप हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोक देंगे तब तक ये बातचीत नहीं होगी। दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हम ये हमले हिजबुल्लाह पर नहीं रोकने वाले हैं। युद्ध विराम में हिजबुल्लाह कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से उसने अपना टारगेट बनाते हुए ये कह दिया है कि वहां से अब कोई आवाजाही नहीं होगी। ये युद्ध थमेगा या नहीं थमेगा प्रोफेसर ए.के. पाशा जी? एक तरफ सीजफायर, दूसरी तरफ फिर से वही टेक ले लिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुके तो ना तो कोई सीज फायर होगा और ना ही ये जहाजों की कोई आवाजाही होगी। ये जंग अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे हमला किए थे और कई बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि सीज फायर अगर होगा तो हम दोनों के बीच में वार्ता के बाद होगा और दोनों मिलके सीज फायर के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप इतने सारे कारण बताए, मिलिट्री, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, तो अमेरिका की ये सबसे बड़ी हार है वियतनाम के बाद और इराक और अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। तो ये और नुकसान उठाना नहीं चाहते थे और उनके वाइस प्रेसिडेंट के जरिए जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को हंगरी भेज के वहाँ बातचीत करके उनको मना लिया और किसी भी तरह वो अपना नुकसान कम करना चाहते हैं ये सीजफायर 2 हफ्ते का लेके और ईरान की जो भी मांगे हैं उसको मंजूर करके। लेकिन ईरान का पल्ला भारी रहा, वो लगातार हमले करके जीतता रहा। सुपर पावर को ही नहीं, रीजनल सुपर पावर इजराइल को भी बमबारी करके उसने मजबूर किया अमेरिका से सीज फायर के लिए। तो अब चूंकि गाजा में सीज फायर के बाद इजराइल हमास पे हमला करता आ रहा है और नरसंहार करता आ रहा है और लेबनान में भी पिछले साल अक्टूबर में सीज फायर हुआ, लगातार हमला करके लिटानी रिवर तक पहुंचने की वो प्लान बना रहा है। तो इस लिहाज से जो है, जो अग्रीमेंट ईरान मान गया था कि उनके साथियों पे रेसिस्टेंस पे सीज फायर लागू होगा, तो इजराइल जो है ये पहले से ही इसके खिलाफ था कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता ना हो जिससे उसका नुकसान होगा। और नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है ये जंग पे जंग गाजा से लेबनान, सीरिया, ईरान, कतार, यमन सभी पे कर रहे हैं। और अभी भी जो है वो उनके बड़ा सपोर्टर अमेरिका जब सीजफायर के लिए माना है तो अब लेबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो कि वो बताए थे कि हम शामिल नहीं होंगे। तो ईरान भी इमीडिएट कार्रवाई किया है और ईरान को पता चल गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही अमेरिका को डिसिप्लिन किया जा सकता है और ईरान इजराइल की बागडोर अमेरिका के पास है और इसको इस्तेमाल कर रहा है। और पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति, ये तेल और गैस की किल्लत हुई थी, उसको और गंभीरता से लेना होगा और जो तेल के दाम गिरे थे दोबारा और बढ़ने की आशंका है। तो मेरे ख्याल से जो है ईरान का अपर हैंड है और वो डिक्टेट कर रहा है अपनी शर्तें। आपने तफसील से 10 पॉइंट पे पॉइंट बाय पॉइंट बताए, वो सब अमेरिका मजबूर होके मानने के लिए तैयार है। इसमें पाकिस्तान का
रोल ईरान और अमेरिका दोनों ने शाबाशी की है और उनकी मदद का ये थैंक यू भी किया है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान 2 हफ्ते में अमन के रास्ते में क्या प्रयास करता है। क्या अभी जो आपने बताया हॉर्मुज की खाड़ी बंद हो गई है, जी। तो ये पाकिस्तान का क्या रवैया होगा, वो किस हद तक पाकिस्तान ईरान का को कोई या रवैया अमेरिका नहीं को होगा। मनाने में तैयार होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।